स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 25 है और ये पीजीटी बायो 24 जुलाई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पेडागोजी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और जैसा आपको पता है कि मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो अभी बस होने ही वाला है, कुछ ही दिनों में, 2 हफ्ते बाकी हैं। तो ये पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है दोस्तों साइंस बंकर्स की तरफ से। सारे क्वेश्चन वही हैं जो DEET+B में ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी इनकी PDFs के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस बंकर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट कवर्ड अंडर IEDC स्कीम। तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जो IEDC योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। पहला है सेरेब्रल प्लेसी, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे, अस्थि संबंध विकलांग, अंध और दृष्टिबाधित। ठीक है, यानी कि ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। तो आइए जान लेते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड प्रोग्राम क्या है। दोस्तों ये स्कीम इंडिया में 1974 में लॉन्च की गई थी और इसको 1992 में रिवाइज किया गया टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द मेन स्ट्रीम स्कूल्स। ठीक है, दिस प्रोग्राम हैड सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय द इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसको हमने इंक्लूसिव एजुकेशन से रिप्लेस कर दिया था फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम विच बिगेन ऑन अप्रैल 1, 2009। द गोल ऑफ बोथ स्कीम्स टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रिसीव एजुकेशन विद इन द जनरल स्कूल सिस्टम, यानी कि अलग से स्कूल नहीं होंगे, जो नॉर्मल हमारे जनरल स्कूल्स होते हैं उन्हीं में मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ही इनको इंक्लूजन किया जाएगा इनका, विद मीजर्स लाइक टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स। ठीक है, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, वो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव इन स्कूल्स का था कि रेगुलर स्कूल्स में इंक्लूजन इन बच्चों का। ठीक है, सेरेब्रल प्लेसी, ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। तो अब इसमें से ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में इसमें आपको जो दिखेंगे ऑप्शंस, उसमें से सेकंड ऑप्शन जो है वो मैच नहीं है ऑब्जेक्टिव में से, तो सेकंड इसका करेक्ट, क्योंकि हमसे नॉट पूछा था तो हमने बता दिया कि इसमें IEDC के अंतर्गत मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें सेरेब्रल प्लेसी, ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके? सपोर्ट एंड रिसोर्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स, लर्निंग इन रेगुलर क्लासरूम्स और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स। ठीक है, गिफ्टेड और इंटेलिजेंट बच्चों को यहाँ पर इंक्लूजन इसमें नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द रोल ऑफ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। अब पैसिव ऑब्जर्वर इन अ लर्निंग प्रोसेस, फैसिलिटेटर हु गाइड द स्टूडेंट। तो टीचर हमेशा फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जो गाइड करता है बच्चों को। अ नॉलेज ट्रांसमिटर डिलीवर इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन एनफोर्सिंग रूट लर्निंग, ऐसा भी नहीं है। तो इसी क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक कक्षा में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें जो मार्गदर्शन, जो छात्रों को दिशा देता है, ये हमारा सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि संज्ञात्मक दृष्टिकोण के अनुसार सीखना निम्नलिखित में से किसमें बदलाव शामिल करता है। तो ये बाहरी व्यवहार होगा, एक्सटर्नल बिहेवियर, शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़, आनुवंशिक संरचनाएं यानी कि जेनेटिक मेकअप, और फोर्थ है मानसिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो लर्निंग जो है इन्वॉल्व्स, उसमें मानसिक प्रक्रियाओं में चेंज होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन शेपिंग द बिहेवियर, यानी कि कौन सा सीखने का सिद्धांत व्यवहार को आकार देने में पुरस्कार और दंड की भूमिका पर जोर देता है। तो ये बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है, व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है, जो कि आकार देने के लिए, व्यवहार को आकार देने के लिए पुरस्कार और दंड की भूमिका पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इवेल्युएशन इन डैश अप्रोच फोकसेस ऑन द प्रोसेस दैट इंडिविजुअल लर्नर टेक्स इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन, यानी कि इसमें से कौन सा दृष्टिकोण है जो मूल्यांकन उस प्रक्रिया पर केंद्रित करता है जिसमें जिसमें व्यक्तिगत छात्र ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसे संरचनात्मकवादी या हम संरचनावादी भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, व्यवहारवादी अभी आपने देख लिया। कॉग्निटिव मतलब आपका जो पियाजे की थ्योरी है वो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। मेन बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन सब्जेक्ट पेडागोजी प्लानिंग, तो विषय शिक्षा शास्त्र की योजना में रूपात्मक मूल्यांकनों को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है। तो ये पाठ्यक्रम की सामग्री को कम करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है दोस्तों। ये अंतिम अंक बनाते हैं, अंक के लिए भी नहीं है, फाइनल ग्रेड्स के लिए भी नहीं है। थर्ड है, ये निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों बनाए ही इसलिए गए थे कि जो रेगुलर स्टूडेंट के ऊपर फोकस रखा जाए, यानी कि एक निरंतर ऐसी प्रक्रिया हो जो बार बार फीडबैक उसका प्रोवाइड करते रहे हर क्षेत्र में। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट होते हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट होते हैं, तो ये निरंतर प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म सिमुलेशन इन एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि शैक्षिक संदर्भ में सिमुलेशन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। देखिए, पिछली बार हमने सिमुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, दोबारा यहाँ बता देता हूँ। ये सीखने और अभ्यास के लिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की पुनरावृत्ति, यानी कि रेप्लिकेटिंग रियल लाइफ सिचुएशन फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस, इसको सिमुलेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। सिमुलेशन हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, और सिमुलेशंस जो है वो आप देखते हैं कि PHET ने सिमुलेशंस के लिए, जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो वहाँ केमिस्ट्री वगैरह के लिए या फिजिक्स वगैरह के लिए, बायो के लिए वहाँ सिमुलेशंस का यूज़ करते हैं हम लोग। तो कोशिश ये की जाती है सिमुलेशंस में कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाए और उस पर आप प्रैक्टिस करें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ डिसिप्लिन, यानी कि कौन सा इसमें से शास्त्रों की संरचना का सर्वोत्तम वर्णन कर सकता है, वो है डोमेन, मेथड एंड हिस्ट्री। ठीक है, यानी क्षेत्र, विधि और इतिहास किसी भी डोमेन का या किसी भी डिसिप्लिन का जो मेन संरचना है वो इन 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है। एक तो डोमेन है यानी कि क्षेत्र, एक मेथड है यानी विधि, और एक हिस्ट्री उसका इतिहास। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, सेम ही क्वेश्चन है। इसमें किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों दोनों में विकास में अंतिम चरण क्या चिन्हित करता है, उसमें स्टार्टिंग चरण पूछा था, इसमें अंतिम चरण पूछा है ना। तो अंतिम चरण जो है वो ये दिखाता है कि जो ऊंचाई बढ़ने में गति है, जैसे हम जानते हैं कि जो 18 ईयर्स एज होती है दोस्तों, वहाँ तक ग्रोथ होती है बॉडी की। ठीक है, 18 के बाद बॉडी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी रुक जाती है, या हम कहें कि बहुत सीज हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसका, क्योंकि विकास में तीव्र वृद्धि, ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है, ये फाइनल स्टेज नहीं हो सकती, ये स्टार्टिंग की स्टेज होती है। वजन में भी वृद्धि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी है, किशोरावस्था के एडोलेसेंस के टाइम पर ये स्टार्ट हो जाती है, और भूख में कमी तो नहीं होती। ठीक है, तो ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 3rd ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन विच प्रिंसिपल एंश्योर दैट द वेरियस सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट वन अनदर। इंटीग्रेशन है और बहुत अच्छा एक तरीके से ये स्टेप है। इसमें बोला गया कि पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो ये सुनिश्चित करता है दोस्तों कि विभिन्न विषय आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टेम है, ठीक है, वो भी इंटीग्रेशन का ही है। तो मतलब क्या है इंटीग्रेशन का मतलब, एक समायोग, सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और आपस में इंटरकनेक्ट करके वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो इसको इंटीग्रेशन बोला जाता है ना, समाकलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11th है। इन सब्जेक्ट पेडागोजी प्लानिंग वाई इज द अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट इंपॉर्टेंट, यानी कि विषय शिक्षा छात्र की योजना में सीखने के उद्देश्यों और गतिविधियों और मूल्यांकनों के बीच में संरेखण क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सुनिश्चित करने के लिए कि सामग्री जल्दी पूरी हो जाए, तो जल्दी पूरा करना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, है ना। टू एनहांस कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस इन टीचिंग, यानी शिक्षक में सामंजस्य और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये होता है। और ये बिल्कुल सही है कि सीखने के उद्देश्यों में गतिविधियों और मूल्यांकनों के बीच जो संरेखण है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिससे शिक्षा में सामंजस्य बैठ सके और प्रभावशाली तरीके से हम उसको बढ़ा सकें, है ना। अनुशासन, कड़ा अनुशासन ये हो नहीं सकता। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख करके भी पता लग रहा है कि ये ऑप्शंस हो नहीं सकते शिक्षक के कार्यभार को कम करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 2nd ऑप्शन इसका करेक्ट होना बनता है। 12 देखते हैं। साइंस क्लास में, ठीक है, एक विज्ञान कक्षा की कक्षा भी भाषा कक्षा है, क्योंकि छात्रों को डैश, यानी कि साइंस क्लास इज ऑल्सो लैंग्वेज बिकॉज स्टूडेंट मस्ट यूज़ एंड अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए सूत्र याद करने के लिए भाषा की कोई नीड नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज की नीड नहीं होती फॉर्मूला लर्न करने के लिए। व्याकरण सीखना होता है तो साइंस की क्लास में व्याकरण तो नहीं सीखना होता है। ऐसे देखेंगे प्रयोगों को देखना होता है, तो देखने से किसी भाषा का क्या मतलब है, ठीक है, लैंग्वेज क्लास नहीं है उसमें। 4th ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा है शब्दावली और अवधारणाओं का उपयोग और समझ करना होता है ना। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मतलब वो तो ऑब्वियसली किसी न किसी लैंग्वेज में ही होंगे, तो इसलिए साइंस क्लास भी एक लैंग्वेज क्लास है। 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, तो इसमें से कौन से जो लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो पहला है बायोलॉजिकल सेक्स असाइंड एट बर्थ, तो जो जन्म के समय निर्णायक जैविक लिंग, तो मैंने बताया कि बायोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं है, जेंडर एक सोशल टर्म है। तो ये स्टीरियोटाइप है ना, स्टीरियोटाइप पूछा आपसे। तो पुरुष और महिलाओं के गुणों के बारे में अत्यंत सरलीकरण, सामान्यीकरण, यानी कि ओवर सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन कर दिया कि भाई ऐसा काम मैन करते हैं और ऐसा काम वीमेन करती हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ वीमेन के लिए बनी है, ये मैन के लिए बनी है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल तो हो नहीं सकता है ना, ये तो जन्म से निर्धारित है, तो सही बात है। शारीरिक रूप और व्यवहार जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप में नहीं आते। ठीक है, हाउ इंडिविजुअल परसीव देमसेल्फ एंड प्रेजेंट देमसेल्फ टू अदर, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप का नहीं है, तो देखने पे ही पता लग रहा है कि 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस। तो साइंस और सोशल साइंस में अच्छा क्वेश्चन है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है। तो साइंस स्टडी नेचुरल फिनोमेना वाइल सोशल साइंस स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, इसमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देखने में पता लग रहा है। ठीक है, यानी कि विज्ञान जो है वो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि जो सामाजिक विज्ञान है वो मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, 1st ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, उसमें से कोई सा भी करेक्ट बनता ही नहीं है। 15 देखते हैं। व्हाट डज द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर सिग्निफाई इन द सोशल साइंस। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर साइंस में भी होता है। ठीक है, साइंस में क्या कि जो सेल्स हैं वो किस कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस के मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं, उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं साइंस के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल साइंस के केस में, तो ये लिंग आधारित भूमिकाओं का वितरण करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर रूल्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं करता, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज नहीं है और बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है लिंग आधारित भूमिकाओं का वितरण, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल कंसिडर डिफरेंस इन स्किल्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। कौन सा प्रिंसिपल है जो स्किल्स, ठीक है, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड यानी कौशल, रुचियों और योग्यताओं में अंतर को ध्यान रखता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत जो होता है, ये सिद्धांत कौशल, रुचियों और योग्यताओं के अंतर को ध्यान में रखता है। 17 देखिए, आर मोर ऑब्जेक्टिव एज द न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड टू कंपेयर रिकॉर्ड। ठीक है, एक दो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा आंसर सही है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं। और बी है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोसेस, यानी कि पहला है एक ये अधिक वस्तुनिष्ठ है क्योंकि इनके पास तुलना रिकॉर्ड करने के लिए संख्यात्मक मानक होते हैं। सेकंड है ये उस प्रक्रिया का परिणाम है। तो पहला जो है दोस्तों देखिए क्या होगा, साफ पता लग रहा है, मीजरमेंट
क्योंकि आप जब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए संख्यात्मक मानक है आपके पास में, तो संख्या से मतलब मेजरमेंट से, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इवैल्यूएशन। जैसे मार्क्स दे रहे हैं किसी बच्चे को, और जो मार्क्स हैं वो बेसिकली डिजिट्स के बेसिस पे है, ठीक है। आपके पास में जो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रोसेस, मतलब एक पैरामीटर है रिकॉर्ड करने के लिए, स्केल है आपके पास में, है ना। आप मार्क्स असाइन कर रहे हैं उसको, तो मार्क्स आपने असाइन किए, मेजरमेंट हो गया। उसके बाद आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं उस बेसिस पे कि इतने मार्क्स आए हैं तो ये पास है या फेल है या फिर क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन जो है वो आपका प्रोडक्ट है, और जो मेजरमेंट है दोस्तों ये क्या है, स्टैंडर्ड है कंपेयर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद में 18th क्वेश्चन है, व्हाट डज द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल गोल्स। तो शैक्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है। तथ्यों को याद रखना, सहपाठियों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो ये भी नहीं है। आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत विकास, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। 19th क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों, विच डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन शेपिंग द बिहेवियर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बता दूं आपको, स्किनर, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट है BF स्किनर का, यानी कि किस विकासात्मक सिद्धांतकार ने व्यवहार को आकार देने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग की भूमिका पर जोर दिया। तो एक बार आप देख लें यहाँ से, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आप थ्योरिसिस देखेंगे और की कंट्रीब्यूशन देखेंगे। मैंने चारों ही ऑप्शन का बना रखा है। देखिए, जो एरिक्सन है वो डेवलप द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। साइको सोशल जो थ्योरी है वो है एरिक्सन की, ठीक है। एम्फेसाइजिंग स्टेज ऑफ लाइफ वेयर सोशल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शेप पर्सनैलिटी, ठीक है। यानी इनका जो फोकस एरिया है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्किन इनका प्राइमरी एरिया रहने वाला है, फोकस एरिया रहने वाला है। जो स्किनर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं ऑपरेंट कंडीशन को, और ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ बिहेवियर इज शेप्ड इन द मेंटेनिंग द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। यानी कि अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में वीडियो के। तो यहाँ पर ये बिहेवियरिस्ट है ना, बिहेवियर कैसे शेप होता है बाई रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये हम इसकी नजर से देखते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन और लर्निंग, ठीक है, थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि गिफ्ट देने पर क्या बिहेवियर में चेंज आएगा, पनिशमेंट देने पर बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, ये बातें करते हैं स्किनर। वाइगॉत्स्की जो है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी को प्रपोज किया है और एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगॉत्स्की जो है वो कॉग्निटिज्म को करते हैं, कॉग्निटिव, इसमें सोशियो कल्चरल थ्योरी है इनकी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट इसमें क्या है, सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर एंड इंटरेक्शन। ये साफ साफ बोलते हैं कि भाई कल्चर और जो इंटरेक्शन है उससे ही लर्निंग शेप होती है, ठीक है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी का इन्फ्लुएंस होता है। जीन पियाजे जो है दोस्तों वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, आउटलाइन करते हैं। ये साफ साफ बोलते हैं कि जनरल जैसे वो सेंसरी मोटर है पहली, फिर प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल है लास्ट में, ठीक है। तो स्टेजेस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग बताया, तो ये बताया आपका जीन पियाजे ने। तो चारों को याद रखेंगे, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च्ड, यानी कि एकीकृत शिक्षा योजना कब शुरू हुई थी। देखिए IED से मैं अब तक कम से कम 4 क्वेश्चन देख चुका हूँ, तो एक फोकस पॉइंट रहेगा, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाएँ। तो ये 1974 में जो है वो स्टार्ट की गई थी, वीडियो के स्टार्टिंग में भी था इसका एज पूछा हुआ। तो 1974 में ये मैंने आपको जो वो दिखाया था, ठीक है, IEDC के बारे में, तो उसमें बताया था मैंने, आप वीडियो को अगर स्टार्टिंग से दोबारा देखे जाएंगे बैक, तो उसमें लिखा हुआ है 1974 में इन्होंने ये स्टार्ट की थी दोस्तों, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। देखिए आप वीडियो देखते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जितना पॉसिबल हो, ठीक है, वो जितने भी इसको देख रहे हैं चैनल को, वो साइंस बंकर से जुड़ जाएँ। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर आपको इसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं DEET+B के एग्जाम से रिलेटेड, हम उसको डालते रहते हैं रेगुलरली। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।